हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे यहाँ पर sp3 प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर में यहाँ तक देख लिया होगा। हमने फर्स्ट लेक्चर में बेटा बात की थी क्या होता है एस्पिरेशन, क्या होते हैं sp3 मेटल और क्या होता है sp3 वेस्ट मटेरियल। हमने सबकी बात कर ली थी। साथ ही हमने किडनी की स्ट्रक्चर की बात की, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर्स की बात की। तो कहने का मतलब हमने एक थीम बना ली है, हमने एक जनरल जानकारी जुटा ली है, जिससे कि अब हम पढ़ पाएंगे बेटा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि हमारी किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। बोलो ठीक है ना। तो यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखने वाले हैं। बोलो ठीक है ना। यूरिन को बनाने के लिए 3 स्टेप्स हमारे पास हैं। पहला है यूरिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्या बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और दूसरा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड तीसरा है बेटा ट्यूबुलर सेक्रेशन। मैं इसको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी बोल सकता हूं बेटा। इसको क्या बोल सकता हूं बेटा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलोगे बेटा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। बोलो ठीक है ना। तो हम यहां पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहले देखने वाले हैं कि क्या मतलब होता है इसका। ध्यान रखना, यूरिन फॉर्मेशन की जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या है बेटा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और देखते हैं कैसे होती है यूरिन फॉर्मेशन। देखो बेटा सबसे पहली जो स्टेप है हमारे पास, सबसे पहली जो स्टेप है उसका नाम भी मैंने आपको बताया, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो बेटा क्या होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो बेटा स्टार्टिंग है वो हमारे पास हो जाती है ग्लोमेरुलस, या मैं कह दूं मैल्पिजियन बॉडी। कहां पे बेटा मैल्पिजियन बॉडी में। बोलो ठीक है ना। याद करो ये वोमेन्स कैप्सूल बताया था बेटा, और मैंने बोला इधर से आ रहा है आपका एफरेंट आर्टरियोल। मैं इसको समझने के लिए इस तरह से बना दूंगा कुछ सिंपल स्ट्रक्चर। बोलो ठीक है ना। ये आपके पास ज्यादा डायमीटर वाला एफरेंट आर्टरियोल, और यहाँ पर आपके पास बन रहा है बेटा ग्लोमेरुलस, और ये डिफरेंट आर्टरियोल लेस डायमीटर वाला। बोलो ठीक है ना। नाम लिखने की जरूरत है क्या दोबारा? नहीं बेटा, शॉर्ट में लिख देता हूं। ये आपके पास हो गया एफरेंट आर्टरियोल, और ये हो गया बेटा जैसे डिफरेंट आर्टरियोल। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हमने इसका नाम बेटा बताया था आपको, ये है ग्लोमेरुलस। क्या है बेटा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और जो कप शेप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है वोमेन्स कैप्सूल। क्या है बेटा वोमेन्स कैप्सूल। मतलब उसको समझ लोगे, इतनी जानकारी हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखो बेटा एनसीईआरटी ने इस वोमेन्स कैप्सूल के बारे में कुछ बातें बोली है कि जो वोमेन्स कैप्सूल होती है इसकी जो एपिथेलियम है बेटा, इसकी जो एपिथेलियम है बेटा, इसमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। इसमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। उन सेल्स का नाम बताया गया है पोडोसाइट सेल। क्या होता है बेटा पोडोसाइट सेल्स। ये येलो कलर की क्या है पोडोसाइट सेल्स। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात, मैंने क्या बोला पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट कहां है बेटा वोमेन्स कैप्सूल की एपिथेलियम। कहां बेटा एपिथेलियम ऑफ वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है ना। इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिथेलियम का मतलब ऐसे मत सोचना ये ऊपर वाली ना, ये भी एपिथेलियम ही है। तो पहली बात हमने क्या देख लिया कि हमारे पास वोमेन्स कैप्सूल में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स हैं जिनका नाम है बेटा पोडोसाइट सेल्स। फिर नेक्स्ट लाइन में आपकी एनसीईआरटी कहती है कि पोडोसाइट सेल्स अरेंज इन एपिथेलियम ऑफ वोमेन्स कैप्सूल इन द फॉर्म ऑफ इंट्रिकेट मैनर। किस मैनर में बेटा इंट्रिकेट मैनर में अरेंज रहती है। बोलो बेटा किस मैनर में इंट्रिकेट मैनर में अरेंज रहती है। इसको समझ लो। तो ये इंट्रिकेट मैनर का मतलब कुछ इस तरह से अरेंज रहती है। ठीक है, ये हमने जानकारी जुटा ली है बेटा आपके पास रीनल बॉडी की।
या फिर मेल्पिगियन बॉडी की। समझ लोगे बेटा। अब हम पहली स्टेप की बात करने जा रहे हैं, दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ये बेटा यूरिन फॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेप है। क्या बोला बेटा मैंने? यूरिन फॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेप है, जिसको मैं बोल रहा हूं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। क्या बोला बेटा? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन की जो शुरुआत है बेटा, वो देखो कहां से होती है। मैंने बोला कि इसके अंदर एफरेंट आर्टरियोल से सबसे पहले क्या आएगा बेटा? ब्लड आएगा। ब्लड जब ज्यादा डायामीटर वाले से एंटर करेगा और कम डायामीटर वाले से निकलेगा, तो बताओ बेटा यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ड्यू टू डायामीटर डिफरेंस, क्या बोला बेटा मैंने? ड्यू टू डायामीटर डिफरेंस यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, इसमें ग्लोमेरुलस में एक प्रेशर क्रिएट होता है। इस प्रेशर को मैं कहता हूं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बताऊं बेटा मैं? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर समझ में आता है? समझ लो बेटा। Due to diameter difference, a pressure created in the glomerulus known as glomerular hydrostatic pressure. इस glomerular hydrostatic की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 75 to 60 mm of Hg। तो बेटा ये प्रेशर की वैल्यू है, प्रेशर की वैल्यू है। अच्छा अब आप बताओ, ये जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये क्या चाहता है भाई? ये क्या चाहता है कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो या ना हो। भाई कोई भी चीज यहाँ पर मतलब ड्यू टू डायमीटर डिफरेंस यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट हुआ है, ये क्या चाहता है कि इसका कंटेंट है वो बाहर निकल के आए। ये चाहता है ना, ये चाहता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो, है ना बेटा? तो ये वाला जो हम है मान लेंगे ये पॉजिटिव प्रेशर है, ये चाहता है कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो। लेकिन बेटा याद करो, जब आपने ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा होगा और आपको बताया गया था कि ब्लड में हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। क्या नाम होता है बेटा? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और एल्ब्यूमिन प्रोटीन याद करो क्या करती थी? हमारे ब्लड का BCOP मेंटेन करती थी, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती थी। अरे बताया था ना बेटा? बिल्कुल बताया होगा। तो इधर देखो आप, जो यहाँ पर प्रोटीन है, जो ब्लड में प्रोटीन है, ये क्या करती है? रजिस्ट करती है। रजिस्ट कहने का मतलब ये चाहती है कि फिल्ट्रेशन ना हो, ये फिल्ट्रेशन को रोकने का काम करेगी, तो ये रजिस्ट कर रही है। तो ड्यू टू प्रोटीन, यहाँ पर ड्यू टू दिस प्रोटीन एक प्रेशर लगता है, उसको मैं बोलता हूँ ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलता हूँ बेटा मैं? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये होता है बेटा 32 mm। कितना होता है बेटा? 32 mm ऑफ Hg। बोलो ठीक है ना? तो BCOP कितना लग रहा है बेटा? 32 mm ऑफ Hg। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इनके बीच एक मेम्ब्रेन और होती है, इनके बीच एक मेम्ब्रेन और होती है जिसको मैं बोलता हूं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलूंगा बेटा मैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है ना बेटा? अब देखो, मैंने बोला कि जो पोडोसाइट सेल्स हैं इंट्रिकेट मैनर में अरेंज हैं, ये बेटा छोटे छोटे से पोर्स बनाती हैं जिससे फिल्ट्रेशन में आसानी हो, है ना बेटा? उनको मैं बोलता था स्लिट पोर्स। क्या बोलता था? स्लिट पोर्स। बोलो ठीक है ना? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखो ठीक है, इस प्रेशर को ओवरकम करके हमारा जो फ्लूइड है या फिर फिल्ट्रेट है वो कहां आ चुका बेटा? बोमेन्स कैप्सूल में आ चुका है। कहां गया? बोमेन्स कैप्सूल में आ चुका है। और आपको पता है बोमेन्स कैप्सूल में आ गया, यहाँ पर भी तो एक लेयर है कि नहीं? बिल्कुल है। यहाँ पर भी जो लेयर है बेटा, ये लेयर भी रजिस्ट करती है कि हमारा जो फ्लूइड है वो नीचे ना जाए। अब देखो बेटा, इस बोमेन्स कैप्सूल में कुछ जैसा नाम है वैसा ही प्रेशर का नाम निकल के आ रहा है। तो ग्लोमेरुलस में जो प्रेशर जनरेट हुआ बेटा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो प्रोटीन की वजह से हुआ BCOP, जो कैप्सूल की वजह से होगा उसको मैं कह दूंगा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलूंगा बेटा मैं? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक
कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बोलो ठीक है ना। तो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है सर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है बेटा CH3 की 18 mm of Hg, 18 mm of Hg। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इनको पहले देखिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही आसान है बेटा। ड्यू टू डायमीटर डिफरेंस यहाँ पर एक प्रेशर बिल्डअप हुआ, इस प्रेशर को बेटा मैंने बोला है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और हमारी ब्लड में जो प्रोटीन प्रेजेंट रहती है जो कि ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, उसकी वजह से जो प्रेशर आया है वो है BCOP। आप बताओ ये BCOP क्या चाहता है? फिल्ट्रेशन हो या ना हो? नहीं होना चाहिए, नेगेटिव। और जो हमारा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये भी क्या चाहता है? यहाँ पर फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। बोलो ठीक है ना। तो पॉजिटिव प्रेशर पे भैया अच्छा काम करवाने वाले एक, काम खींचने वाले दो, ठीक है ना बेटा। कौन चाहता है कि फिल्ट्रेशन हो? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन चाहता है नहीं हो? दैट इज BCP, BCOP और CH3। बोलो ठीक है, इतना क्लियर है? आगे देखो बेटा, अब मैं इनका हिसाब बताता हूँ आपको। देखो बच्चे, मैंने बोला मैं चाहता हूं कि बेटा जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो कैसे निकाला जाए, इधर लिख देता हूं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे निकालोगे? जो सबसे बड़ा प्रेशर है वो कौन सा था बेटा हमारे पास? जल्दी बोलो फटाफट, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देन बेटा मैंने बोला ये पॉजिटिव है, ये चाहता है फिल्ट्रेशन हो। देन बेटा इसमें बताओ BCOP और क्या था बेटा? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या आप बताओ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस BCOP, और दोनों नेगेटिव नेगेटिव वाली जो वैल्यू है उनको मैं एक साथ जोड़ सकता हूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। और ठीक है ना, संभाल लोगे यहां तक? बहुत शानदार। जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की जो रेंज बताई थी बेटा मैंने, क्या बताई थी? 75 टू 60 mm ऑफ Hg माइनस कितनी बताई थी बेटा? 32 और ये 18। बोलो ठीक है ना। जब आप इसकी रेंज निकालोगे 75 टू 60 माइनस कितना हो गया बेटा? 50। कितना हो गया बेटा? 50। तो बेटा जब इसकी आप रेंज निकालोगे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ये निकल के आ जाएगा 10 to 25 mm ऑफ H। ये है बेटा आपके पास नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्या है बेटा? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये समझ में आया? फिर से देख लो बेटा, ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमने कैसे निकाला? जो हमारा चाह रहा था कि फिल्ट्रेशन हो, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ठीक है ना, इनकी वैल्यू पुट कर दी। और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बेटा होता है हमारे पास 10 to 25 mm ऑफ Hg। इसी प्रेशर के कारण हमारा जो फ्लूइड है वो बोमैन किलोवाट से कहा जाता है, बोमैन कैप्सूल में आ जाता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात ये आती है कि जो नीचे कंटेंट आया है, ये जो हमारा कैप्सूल में कंटेंट आ गया है, इस कंटेंट को बोला जाता है फिल्ट्रेट। इस कंटेंट को बेटा मैं क्या बोलता हूँ? फिल्ट्रेट है। इस फिल्ट्रेट का जो कंपोजिशन है वो मैं मान के चलता हूँ कि बेटा एग्जैक्ट प्लाज्मा है, बस उसमें क्या नहीं होती है? प्रोटीन। क्या नहीं होती बेटा? प्रोटीन। तो बेटा ब्लड में हमने पढ़ा था फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या आ रहा था? सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट कुछ भी नहीं आएगा, और प्लाज्मा में से भी पूरा प्लाज्मा नहीं आएगा। एनसीईआरटी कहती है कि फिल्ट्रेट है, ये है प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन। क्या बेटा? प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन। वो कहते हैं कि जितने भी मिनरल कंपोजिशन प्लाज्मा के अंदर हुआ करते थे, एग्जैक्ट उतना ही मिनरल कंपोजिशन हमारे इस फिल्ट्रेट में है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को छोड़कर। सर कौन सी प्रोटीन की बात चल रही है? यहाँ पर उस ब्लड प्रोटीन की बात चल रही है। ध्यान रखना, अगर आपकी नेफ्रॉन, आपकी किडनी ठीक है तो बेटा कभी भी हमारी जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो नीचे नहीं आ सकता। बोलो ठीक है ना।
अब यहाँ पर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है। बच्चे कहते हैं कि सर प्रोटीन नहीं आ रही है, लेकिन ऑप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको फैटी एसिड्स मिल जाएंगे, आपको अमाइनो एसिड्स मिल जाएंगी। बेटा ये आ सकती हैं, प्रोटीन नहीं आ सकती है। ध्यान रखना, प्रोटीन इन मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाती है। सर कौन सी मेम्ब्रेन, यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन मानी जाती है वो 3 मेम्ब्रेन है। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ है, अगर ये फ्लूइड हमारा बोमेंस कैप्सूल में आना चाहता है तो इसको 3 लेयर से गुजरना होगा। उन 3 लेयर्स के सर नाम बताओ। इधर देखो बच्चे, उन 3 लेयर्स के नाम यहाँ पर मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूं। ये देखो बच्चे, ये लो है ना बेटा, 3 लेयर कौन सी बताएंगे? इधर देखो बेटे, सबसे पहले मैं किसमें भरा हुआ है, ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस में से जब इधर को आएगी तो आप बताओ बेटा, एक लेयर ये वाली कौन सी है, ब्लड कैपिलरी की है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ध्यान रखना, जो फिल्ट्रेशन लेयर है इस वाली का नाम मैं इधर लिख देता हूं, फिर निकाल देता हूं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। क्या बेटा, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन 3 है। तो सबसे पहली जो लेयर इसको मिलेगी वो मिलेगी बेटा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। क्या बेटा, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है ना। तो सबसे पहली लेयर एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। याद करो मैंने बोला था एक थिनर लेयर और होती है, दैट इज क्या नाम बता सकते हैं, बोलो बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू, बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू। सर टू कौन सी, एक कौन सी होगी, एक ब्लड वेसल, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, दूसरी कौन सी थी बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये हो गई आपकी ये वाली लेयर, इसका नाम है बेटा एपिथेलियम ऑफ बोमेंस। क्या नाम है बेटा, एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्स। बोलो ठीक है क्या, और संभाल लो इसको। तो बेटा ये तीनों लेयर से नाम याद रखना, जो कि हमारे पास फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। याद करो बच्चे, हम पढ़ क्या रहे थे बेटा, यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म। क्या पढ़ रहे थे बेटा, यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म। तो सबसे पहली जो स्टेप थी हमारे पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये आपके सामने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में बेटा क्या क्या हुआ, ड्यू टू डायमीटर डिफरेंस, यहां से जो प्रेशर बिल्डअप हुआ इसके कारण हमारा जो फ्लूइड मतलब फिल्ट्रेट है वो प्लाज्मा एक्सेप्टर प्रोटीन यहां पर आ चुका है। तो ये थी हमारे पास पहली यूरिन फॉर्मेशन की स्टेप, जिसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या नाम है बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है बेटा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। क्या है बेटा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो हम चाहे तो इसकी थ्योरी देख सकते हैं बेटा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन व्हिच इज कैरीड आउट बाय द ग्लोमेरुलस। पढ़ लिया बेटा हमने। अब देखो वो कह रहा ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। बेटा याद करो हमारा जो कार्डियक आउटपुट था वो कितना था, लगभग 5 लीटर मान के चलते थे ना। तो जो 5 लीटर ब्लड है टोटल हमारे हार्ट ने 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप किया, उसमें से 5 लीटर में से सिर्फ 1100 से 1200 ml अकेले किस ऑर्गन की तरफ गया बेटा, ओनली किडनी की तरफ गया। तो वो यही कह रहे हैं कि टोटल कार्डियक आउटपुट मतलब 5 लीटर में से सिर्फ 1100 से 1200 ml किडनी की तरफ जाता है पर मिनट। क्या बोला बेटा मैंने, पर मिनट। जब आप बताओ पर मिनट 1100 से 1200 ml ब्लड किडनी की तरफ जाएगा तो फिल्टर भी करेगी, बिल्कुल करेगी। तो वही लिखा है कि 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। ये ध्यान रखना।
दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसी को मैं बोलता हूँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। बोलो ठीक है ना। इसको जब आप परसेंटेज की फॉर्म में निकालोगे, एनसीईआरटी कहती है कि टोटल का या तो 1/5, कितना बेटा 1/5, या फिर कितना हो जाएगा 20%, कितना बेटा 20%। कहने का मतलब हमारी कार्डियक आउटपुट का 20% ब्लड अकेले किस साइड में जा रहा है, किडनी साइड में जा रहा है, और किडनी इसको क्या कर रही है, फिल्टर कर रही है, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट को सेपरेट कर रही है। बोलो यहां तक आया। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करोगे तो ये होता है अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट। ध्यान रखना, पर सेकेंड पर आवर देकर आपको बहकाया जाएगा, बेटा बहकना नहीं है, बिल्कुल पर मिनट के हिसाब से। भाई जीएफआर की अगर आपको डेफिनेशन देनी है तो पर मिनट के हिसाब से देंगे। जीएफआर 120 ml पर मिनट, मतलब हमारी जो फिल्ट्रेट आया है बेटा, ध्यान रखना ब्लड कितना गया 1100 से 1200 ml, कितना गया बेटा 1100 से 1200 ml, और उसमें से जो फिल्ट्रेट आई एफरेंट आर्टरियोल से गया, इफरेंट से निकला भी तो है। तो कहने का मतलब 1100 से 1200 ml ब्लड हमारा किडनी के थ्रू या फिर मैं कह दूं ग्लोमेरुलस के थ्रू पास होगा, तो फिल्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ कितना बनेगा 125 ml पर मिनट, या फिर मैं कहता हूं कि 180 लीटर पर डे। अब आपके दिमाग में आ रही है बात, सर 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है एक दिन में? हाँ बेटा, एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट होता है। तब तो 180 लीटर टॉयलेट आनी चाहिए, नहीं आती ना। नेक्स्ट स्टेप में वही पढ़ने वाले हैं कि 180 लीटर बना जरूर है, 180 लीटर हमको निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें से फिर से रीअब्जॉर्प्शन करवा लेंगे। क्या करवाएंगे बेटा? रीअब्जॉर्प्शन करवा लेंगे। चलो ये हमने पढ़ लिया है, फिर बता दिया गया बेटा। ये बताया मैंने कि गोमेंस कैप्सूल की जो एपिथेलियल लेयर होती है, इसमें सेल्स पाई जाती है स्पेशल टाइप की, जिनको मैं बोलता हूं बेटा पोडोसाइट सेल्स। क्या बोलता हूं? पोडोसाइट सेल्स, जो कि अरेंज रहती हैं इन एन इंट्रिकेट मैनर। किस मैनर में बच्चे? इंट्रिकेट मैनर का मतलब मैंने बना के दिखा दिया था। सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेस। मैंने बोला पोडोसाइट सेल्स होती हैं, ये छोटे-छोटे माइन्यूट स्पेसेस बनाती हैं, जिनकी वजह से जिनमें से होते हुए हमारा जो फिल्ट्रेट है गोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाता है। इसी को मैं बोल रहा हूं फिल्ट्रेशन स्लिट। क्या बोला बेटा मैंने? फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर्स। क्या बोलता हूं बेटा मैं? स्लिट पोर्स। बोलो ठीक है ना? संभाल लोगे इतना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं चाहिए। वो करें ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स। कौन सी मेम्ब्रेन? याद करो, अभी मैंने 3 मेम्ब्रेन बताई थी, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू, एंड एपिथेलियम ऑफ गोमेंस कैप्सूल। उन तीनों लेयर्स की बात चल रही है। ओके, ब्लड इज फिल्टर्ड फाइनली थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स। केमिकल कंपोजिशन ऑफ नेफ्रिक फिल्टर, मतलब जो फिल्ट्रेट आया है उसकी बात चल रही है, इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्लाज्मा एक्सेप्ट क्या नहीं होती बेटा? प्रोटीन को छोड़कर बाकी एग्जैक्ट कंपोजिशन किसके जैसा होता है? प्लाज्मा। किसके जैसा बेटा? प्लाज्मा। बेटा आपने ब्लड में जब पढ़ा था प्लाज्मा का कंपोजिशन, तो ध्यान रखना प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें थी, मिनरल न्यूट्रिएंट है ना, वाटर, ग्लूकोज, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, कैल्शियम आयन, बहुत सारे आयन थे दुनिया भर के, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन को छोड़कर सब कुछ आ जाता है फिल्ट्रेट में। साफ साफ ध्यान रखना बेटा, प्रोटीन को छोड़कर बाकी सारा कुछ आ जाता है, जितना भी प्लाज्मा में मिनरल न्यूट्रिएंट के बारे में हमने बात की थी। इन द फिल्ट्रेट therefore it is considered as ultra filtration, और उसी प्रोसेस को मैंने क्या बोल दिया था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चलो भाई, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस देखिए इससे बेटा क्या होता है, देखो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बनाऊं फिर से डायग्राम, तो आप देख सकते हो ये हमारे पास पीसीटी, लूप ऑफ एनले, डीसीडी, ओके बेटा, डीसीडी, लूप ऑफ एनले, डीसीडी, और ये क्या बेटा आपके पास
कलेक्टिंग डक्ट। क्या हो गया? कलेक्टिंग डक्ट। याद करो मैंने इस तरह की कोई स्ट्रक्चर बनाई अब देखो ये जो एफरेंट आर्टियोल सॉरी इफरेंट आर्टियोल है ये क्या होगा? इफरेंट आर्टियोल। ध्यान रखना जो इफरेंट आर्टियोल है ये नहीं बात होती है एफरेंट आर्टियोल की। बच्चे ये सोचते हैं कि इफरेंट आर्टियोल इधर से गया होगा और डीसीटी से टच हो गया होगा, यहाँ पर मास ऑफ सेल्स जो है उसी को मैंने बोल दिया है जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ऐसा नहीं है। तो बेटा यहाँ पर क्या टच होता है? ये तो आपको इस तरह से डायग्रामेटिकली बना के दिखाई जाती है। किडनी में तो सोचो 1 मिलियन नेफ्रॉन है भाई। साइज कितना था किडनी का? 10 से 12, 5 से 7, 2 से 3 सेंटीमीटर और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स का अरेंजमेंट है। तो समझ सकते हो इस तरह से तो नहीं होगी बेटा। अरे समझ पा रहे हो? तो सर कैसे होगी बेटा? बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में होगी। तो ध्यान रखना आपको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं देखना वरना आप डिफरेंट वाला आंसर लगा दोगे। डिफरेंट नहीं लगाना। जो हमारे पास एफरेंट आर्टियोल है ये बेटा हमें नहीं पता कैसे करके गया होगा लेकिन ये टच हो जाता है हमारे डीसीटी से। कैसे हो जाता है बेटा? डीसीटी से। और जहां पर ये मिलते हैं कहने का मतलब एफरेंट आर्टियोल डीसीटी से जहां पर टच होता है यहीं पर इसी को मैं बोलता हूं जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो कोई आपसे पूछ ले कि सर क्या होता है जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस तो आप कह देना इट इज नथिंग बट एफरेंट आर्टियोल प्लस डीसीटी का कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस नथिंग बट एफरेंट आर्टियोल एंड डीसीटी से मिलकर बनता है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो? यहाँ तक समझ में आ गया? तो जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस हमने देखा। अब ध्यान से सुनो जो बेटा जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है इसमें बहुत ही स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है। छोटी सी उन सेल्स को मैं नाम देता हूं जेजी सेल्स। क्या कहता हूं बेटा? जेजी सेल्स। ध्यान रखना ये वही जेजी सेल्स हैं जो जीएफआर गिरने पर एक्टिवेट हो जाती थी और जेजी सेल से एक हार्मोन का सेक्रेशन होता था जिसका नाम था बेटा रेनिन। स्पेलिंग ध्यान रखना सिंगल एन वाला रेनिन हार्मोन होता है और डबल एन वाला क्या होता है बेटा? एंजाइम। तो ये हो गया आपके पास रेनिन हार्मोन। क्या होगा बेटा? रेनिन हार्मोन। तो हम यहाँ पर कितना देखने आते हैं दैट इज जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं बेटा। हाँ तो ये समझ आ गया होगा। जेजी इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन formed by cellular modification in the DCT and afferent arteriole at the location of their contact। जहां पर वो कांटेक्ट में आते हैं वहां पर मास होता है सेल्स का उसी को हमने जीजीए बोलते हैं। ओके जेजी सेल्स टू रिलीज अ हार्मोन जिसका नाम था रेनिन। देयर इज अ फॉल इन जीएफआर। अगर वो करें जीएफआर गिरा तो रेनिन स्टिमुलेट the glomerular blood flow and thereby the GFR back to normal। आपको पता है जेजी सेल्स रेनिन का सेक्रेशन करने वाली है और हमारा जीएफआर वापस आने वाला है। सर कैसे आता है इसकी मैकेनिज्म हम अलग से पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म। क्या पढ़ने आए बच्चों? यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म। देखो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या बेटा? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या फिर मैंने इसी को बोला था ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलता हूं मैं? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है ना बेटा? अब देखो मैंने आपको बताया कि हमारी फर्स्ट स्टेप जिसका नाम था अल्ट्राफिल्ट्रेशन उसमें हमने आपको बताया कि 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेट करना। या फिर मैं बात करूं कि 24 घंटे में एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट होता है। लेकिन 180 लीटर यूरिन तो नहीं आती ना, कहां गई बाकी सबका क्या कर लिया गया? उसमें से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर लिया गया। क्या बेटा? रीअब्जॉर्प्शन।
आपकी एनसीईआरटी कहती है कि ह्यूमन किडनी के पास ये एबिलिटी है। सर क्या एबिलिटी है? ह्यूमन किडनी के पास ये एबिलिटी है कि 4 टाइम मोर कंसंट्रेटेड यूरिन बना सकती है देन इनिशियल फिल्ट्रेट। किससे बेटा? इनिशियल फिल्ट्रेट। सर फिर से बताओ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो इनिशियल फिल्ट्रेट बन के आया था उसको और 4 गुना ज्यादा कंसंट्रेट कर देगी हमारी किडनी। समझ गए? चलो तो अगर वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट 180 लीटर बट यूरिन रिलीज्ड पर मिनट बहुत। This suggests that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubule. Renal tubule कहने का मतलब ये है जो नेफ्रॉन्स में पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ वेले है उसकी बात चल रही है। कहने का मतलब जो फिल्ट्रेट बना है उसमें से 99% अकेले कौन एब्जॉर्ब करवा देगा बेटा? हमारा पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ वेले। कैसे करवाएगा वो भी हमने बात की नहीं है, करेंगे। This process is also called as selective reabsorption और इसी प्रोसेस को मैं क्या कहता हूँ? सेलेक्टिव reabsorption या फिर tubular reabsorption। ठीक है ना? Different component of filtrate are reabsorbed either by active or passive transport। देखो बेटा वो कह रहे हैं कि जो आपके पीसीटी, डीसीटी से जो बेटा फिल्ट्रेट आया है उसमें से फिर से हम चीजों को रीअब्सॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे बेटा? रीअब्सॉर्ब करेंगे। ये रीअब्सॉर्ब करने की जो टेक्निक है बेटा ये हो सकता है एनर्जी का खर्चा करवा दे, एटीपी का खर्चा करवा दे, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और हो सकता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हो जाए, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बेटा? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। पढ़ लेते हैं। चलो पहले एक डायग्राम निकाल लेते हैं। ये देखो बेटा सेकंड स्टेप था, मैंने बोला ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है? देखो बेटा यहाँ पर क्या आ गया? हमारा फिल्ट्रेट आ गया, ठीक है ना? अब इस फिल्ट्रेट में से रीअब्जॉर्प्शन हो रही है क्या क्या चीजें हम वो देखने वाले हैं। इधर देखो बेटा ये आपका पीसीटी है। क्या बेटा? ये पीसीटी। इस पीसीटी से बेटा किन किन चीजों का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है? दैट इज बाइकार्बोनेट। बोलो बेटा क्या चीज? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट हो रहा है, सोडियम हो रहा है मतलब NaCl हो रहा है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। न्यूट्रिएंट लिखने का मतलब यहाँ पर अदर मिनरल न्यूट्रिएंट से है तो यहाँ पर ये भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। पोटेशियम आयन का भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब देखो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि लगभग पीसीटी से बेटा लगभग पीसीटी से 70 to 80% वाटर एंड सोडियम आयंस का रिएब्जॉर्प्शन हो जाता है। कहां से बेटा? फिर से समझो, जो फिल्ट्रेट आया था पीसीटी से अकेले 70 से 80% वाटर एंड सोडियम आयन का रिएब्जॉर्प्शन होता है बेटा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए था, सर आपने तो बोला प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन और प्लाज्मा में तो हमने पढ़ रखा है ग्लूकोज अदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका रिएब्जॉर्प्शन कहां होगा? अगर रिएब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो ग्लूकोज तो यूरिन के साथ बह जानी चाहिए थी ना बेटा, ऐसा नहीं होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों इस एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन जो न्यूट्रिएंट लिखा है आप मान के चलना कि पीसीटी से ऑल मिनरल न्यूट्रिएंट का रिएब्जॉर्प्शन होता है। और बेटा पीसीटी से अगर कोई पूछ ले ग्लूकोज कितना होता है तो कहना सारा का सारा ग्लूकोज हमारा कहां से रिएब्जॉर्ब हो जाता है? पीसीटी से ही रिएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है ना बेटा? अब कुछ बचा हुआ कंटेंट यहां से रिएब्जॉर्ब होगा, यहां से होगा। पहले मैं डीसीटी की बात कर लेता हूं। डीसीटी के बारे में कहा जाता है कि यहां से होता है बेटा कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। आपकी एनसीईआरटी कह रही है यहां से होता है बेटा कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। सर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? यहां पर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कहने का यह मतलब है कि बेटा एज पर रिक्वायर्ड जैसी जरूरत होगी उस तरह से यहां पर कर लेंगे। मैंने बोला ज्यादातर
मोस्टली मिनरल, न्यूट्रिएंट, वाटर, सोडियम आयन का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी से ही हो जाता है। लेकिन अगर हमें करना पड़ जाए तो हम और कहां से कर सकते हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कर सकते हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? ये सवाल लोग बहुत शानदार। तो इसकी बात चल रही थी। एक्चुअली जो ऊपर की तरफ एरो लगे हुए हैं, ये ऊपर की तरफ एरो लगे हुए हैं, ये ऊपर की तरफ जो एरो लगे हुए हैं वो रिप्रेजेंट करवा रहे हैं आपका रीअब्जॉर्प्शन, और जो नीचे से एरो लगे हुए हैं ये है सेक्रीशन। क्या बेटा? सेक्रीशन। अब बच्चों को ये समझ नहीं आता कि जो ऊपर एरो निकले हुए हैं कंटेंट जा रहा है तो जा कहां रहा है, और ये उसके अंदर फिर से ट्यूब्यूल के अंदर फिर से कुछ चीजें जा रही हैं तो वो कहां से आ रही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर कई बार बच्चों को आ जाती है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोला कि जो न्यूट्रिएंट आर्टिकल है ना इसकी चारों तरफ लिपटी हुई है। तो मेरे लाल ये जो न्यूट्रिएंट है, ये जो वाटर है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, ग्लूकोज है, ये सारा का सारा रीअब्सॉर्ब होके फिर से उसी में जा रहा है बासा रेक्टा में। बासा रेक्टा बोले तो फिर से ब्लड में जा रहा है। कहां जा रहा है बेटा? फिर से ब्लड में जा रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होते हुए। कैसे गया है, क्या है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड? अभी हमने इसकी बात की नहीं है, आगे बात करेंगे। बोलो ठीक है ना? जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ट्यूबुलर सेक्रीशन। बेटा पहली स्टेप हमने यूनिट फॉर्मेशन की क्या देखी थी? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरी क्या देखी? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देख लिया, ये आपके पास ऊपर की तरफ जो एरो निकले हुए हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और जो तीसरा है वो है ट्यूबुलर सेक्रीशन। क्या बेटा? ट्यूबुलर सेक्रीशन। ट्यूबुलर सेक्रीशन में क्या हो रहा है? ट्यूबुलर सेक्रीशन में जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल है उसमें से निकल के फिर से जा रहा है एचाइन और अमोनिया का सेक्रीशन हो रहा है इसके अंदर पीसीटी के अंदर। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई? कुछ तो ब्लड वेसल के अंदर जा रहा है, कुछ ब्लड वेसल से वापस आ रहा है। क्या बदतमीजी है? क्या चल रहा है यहाँ पर? तो कुछ बदतमीजी नहीं है, ये सारा का सारा आयंस का जो मूवमेंट हो रहा है बेटा ये इसलिए हो रहा है टू मेंटेन आयनिक कंसंट्रेशन एंड पीएच बैलेंस के लिए हो रहा है। एनसीईआरटी में ये लाइन बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है, ठीक है ना? तो ये जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है चाहे वो सेक्रीशन हो रहा है, ये आयनिक पीएच आयनिक कॉमा पीएच को बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है। बोलो ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई? संभाल लोगे? बहुत शानदार। बताओ इसमें कोई डाउट हो तो फटाफट देखो इसको एक बार, समझ लिया होगा बेटा? तो जो ऊपर की तरफ आ रहे हो ध्यान रखना रीअब्जॉर्प्शन को शो करते हैं, जो नीचे से जा रहे हैं ये किसको शो कर रहे हैं? सेक्रीशन। इस तरह से आप एनसीईआरटी लिख सकते हो, याद रखना है, ठीक है बेटा? सेक्रीशन को शो करते हैं। ऊपर वाला क्या सही? रीअब्जॉर्प्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारी जो यूनिट है कंसंट्रेट होते यहाँ आ गई। बेटा ये तो लूप ऑफ हेनले है, इसकी कहानी हम पढ़ेंगे। बोलो ठीक है ना? चलो समझ लो इसे। जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, देखो बेटा ये थिक पार्ट है और क्या बेटा ये थिक पार्ट है, अपर वाले जो पार्ट है थिक है। ट्यूबुलर सेक्रीशन पढ़ लेते हैं एक बार लैंग्वेज आगे देखो। सबस्टेंस लाइक ग्लूकोज, मैंने क्या बोला कि बेटा जो हमारा फिल्ट्रेट है उसमें ग्लूकोज भी तो होगा ना? तो सबस्टेंस लाइक ग्लूकोज अमीनो एसिड ले रहे, मैंने क्या बोला कि बेटा प्रोटीन नहीं आती है भाई, पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं आ सकती लेकिन उसकी मोनोमर यूनिट तो आ सकती है ना? अरे अमीनो एसिड तो आ सकती है ना? तो ध्यान रखना बेटा जो अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, सोडियम आयंस है, इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वेयर एज द नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब यूरिया, आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। मैं आपको एक तरीका बताता हूं क्वेश्चन सही करने का कि बेटा बाइकार्बोनेट लिखा हो, अमीनो एसिड्स लिखे हो, ग्लूकोज लिखा हो, अगर ग्लूकोज के साथ सोडियम आयन है देन आप और में आंसर क्या लगाएंगे बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर सोडियम आयन नहीं है पैसिव लगा दो, आंसर गलत नहीं होगा आपका, ठीक है ना बेटा? सोडियम आयन अगर किसी के साथ है तो वो सारे के सारे क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप कंसीडर कर लेना, क्योंकि सोडियम आयन बेटा फ्री में नहीं जाता, यहाँ पर एनर्जी लगानी पड़ती है। सर एनर्जी कौन खत्म करेगा? अरे हमने पढ़े हैं ना सेल मेम्ब्रेन में होते हैं ना प्रोटीन चैनल्स, तो यहाँ पर भी चैनल्स है बेटा, ओके? पंप यूज करेंगे एनर्जी को। रीअब्सॉर्प्शन बाय वाटर ऑफ वाटर आल्सो अकर्स
पैसिवली। बेटा हमारी बॉडी में कहीं पर भी, यहीं पर नहीं बेटा, कहीं पर भी वाटर के मूवमेंट के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। कहीं पर भी पूरी बॉडी में हमारे पास वाटर का कहीं पर भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा हो, पैसिवली ही होता है। सर पैसिवली का क्या मतलब है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। सर हाई कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? वाटर की हाई कंसंट्रेशन से वाटर की लो कंसंट्रेशन की तरफ, सिंपली मीन कि जिस साइड में सॉल्ट ज्यादा होगा वाटर का मूवमेंट उधर ही होगा। ठीक है ना? तो बच्चों को कई बार मैं ऐसे आप करवा देता हूं कि जहां जहां तू वहां वहां मैं। तू कौन? सॉल्ट। तो सॉल्ट की तरफ जिधर सॉल्ट ज्यादा होगा वाटर अपने आप चला जाता है। वाटर को अलग से रीअब्सॉर्ब करवाने की जरूरत नहीं है। वाटर के रीअब्सॉर्प्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी भी साइड में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा करा दो, आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा करा दो, मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा करा दो, वाटर का जो मूवमेंट है अपने आप उसी साइड में हो जाएगा। सिंपली इनिशियल सेगमेंट आफ्टर लिखा। इनिशियल सेगमेंट कहने का मतलब यहाँ पर पीसीपीसी। इससे बेटा पीसीपीसी बोलो, यहाँ पर बोलो। जो लास्ट स्टेप थी तीसरे नंबर की, ट्यूबुलर सेक्रेशन। मैंने आपको बता दिया है कि ट्यूबुलर सेक्रेशन इज आल्सो एन important stage in urine formation as it helps in the maintenance of ionic and acid base balance of the body fluid। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, वो कह रहे हैं कि जो वापस हमारी यूरेट आर्टियोल से या फिर सिंपल याद रखो ब्लड वेसल से फिर से ट्यूब्यूल्स में जो आयंस जा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं ताकि ट्यूब्यूल्स का पीएच और आयनिक बैलेंस रह जाए। बोलो ठीक है ना? आगे देखो। During urine formation, the tubular cells secrete substances like क्या क्या चीजों का? HI, पोटेशियम आयन, यूरिक एसिड, अमोनिया into the fluid। ठीक है ना? Tubular secretion is also an active process। ध्यान रखना, जो आपका tubular secretion की प्रोसेस है ये भी कैसी बेटा? एक्टिव प्रोसेस है। संभाल लोगे बेटा? फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। अब एक एक करके हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि पीसीटी का क्या काम है, डीसीटी का क्या काम है, लूप ऑफ हेनले का क्या काम है, हम सारी बातें करेंगे। तो पीसीटी के बारे में देखो, वो अगर पीसीटी बना ही लेते हैं ऐसे क्या बात है, ले लो। चलो वो पीसीटी लाइट वेरी सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश वाटर, बहुत आसान तरीका है याद करने के लिए। देखो बेटा हमारे पास जो लाइनिंग होती है वो या तो सिंपल सी बात है, आपने पढ़ रखा होगा बेटा में, ये स्क्वामस टाइप की सेल्स हैं, थिन फ्लैट जस्ट टाइल्स ऑन द फ्लोर है ना बेटा। और इस तरह की जो सेल्स हैं वो क्यूबॉइडल होती हैं, और इस तरह की जो लंबी लंबी सेल्स हैं, लंबी सेल्स, वो क्या है बेटा? कॉलम। ऐसे बेटा कॉलम जिसका एम्पलीट्यूड बेस के होता है। खैर हम यहाँ पर ये बात करने नहीं आए, हम तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपर पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले, अपर पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले, ये दोनों के दोनों है थिक। बेटा जो हमारी लिम्फ ऑफ हेनले है इसकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है। पहले देखो थिक थिन थिन थिक, ठीक है ना बेटा? तो आप सिंपली याद रख लेना कि बेटा जो थिक पार्ट है, ठीक है बेटा, थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले, और क्या बेटा थिक पार्ट ऑफ सॉरी डिसेंडिंग और ये असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले। जो थिक पार्ट है मैं आपको बता देता हूं, जो थिक पार्ट है लिम्फ ऑफ हेनले के वो लाइन रहते हैं क्यूबॉइडल टाइप के सेल्स, इसे बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। और जो थिन वाले हैं, इसको ध्यान रखना, जो थिन वाले हैं वो लाइन रहते हैं। तो आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है कि चाहे थिक पार्ट डिसेंडिंग लिम्फ का हो, चाहे थिक पार्ट असेंडिंग लिम्फ का हो, ये दोनों के दोनों में जो सेल्स हैं वो किस तरह के हैं बेटा? क्यूबॉइडल टाइप के हैं। और जो थिन पार्ट है चाहे डिसेंडिंग का हो चाहे असेंडिंग का हो, वो दोनों के दोनों किस तरह लाइन है बेटा? स्क्वामस
लाइन है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, संभाल लोगे। आगे वो कहते हैं पीसीटी इज लाइट बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। अरे ब्रश बॉर्डर याद आया, ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखी है, जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बना रखी है, ठीक है ना बेटा। क्यों याद करो बेटा, आपने जब डाइजेशन पढ़ा होगा तो आपको बताया जाता है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में बिल्लाई एंड माइक्रो बिल्लाई होती है। याद करो बिल्लाई और माइक्रो बिल्लाई का क्या काम था बेटा? बिल्लाई और माइक्रो बिल्लाई अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा रहे थे ताकि फूड का अब्जॉर्प्शन जल्दी जल्दी हो जाए। ऐसे ही मैंने क्या बोला कि जो पीसीटी होती है यहाँ से लगभग 100% ग्लूकोज और ऑल मिनरल न्यूट्रिएंट यहाँ से रीअब्सॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पर भी तो हमारे पास सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए भाई, जल्दी जल्दी रीअब्सॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा जल्दी करने के लिए यहाँ पर हमने बोला है सिंपल क्यूबॉइडल तो है ही सही, साथ में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इसमें देखने को मिलेगा। Which increases surface area for the reabsorption. Nearly all the essential nutrients. देखो बेटा मैंने भी डायग्राम में बताया था, all essential nutrient का मतलब यहाँ पर ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और पीसीटी हो सकती है, and 70 to 80% of electrolytes and water. इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यहाँ पर सॉल्ट से है, इससे बेटा सॉल्ट से है, are reabsorbed by this segment, ठीक है ना। PCT also help to maintain pH and ionic balance of the body fluid by selective secretion of hydrogen ion, अमोनिया, पोटेशियम। ये मैंने डायग्राम में आपको दिखा रखा है, ठीक है ना। अब ये लाइन लिखी हुई है, ये जो लाइन है ये यहाँ तक ये पीसीटी के बारे में भी सही है, लूप ऑफ हेनले के लिए भी सही है, डीसीटी के लिए भी सही है। सर क्या सही है मैं बताता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ चाहे पीसीटी हो, लूप ऑफ हेनले हो, चाहे डीसीटी हो, बेटा सब में जो आयंस का मूवमेंट चल रहा है वो सब एक ही काम के लिए चल रहा है, या तो वो पीएच को मेंटेन करना चाहते हैं या फिर आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हैं, खत्म, ठीक है ना। इतना याद रखना। फंक्शन ऑफ द ट्यूबुल चल रहे थे जिसमें अब हम पढ़ेंगे लूप ऑफ हेनले। क्या पढ़ेंगे बेटा? लूप ऑफ हेनले। फटाफट एक डायग्राम और बना देता हूं मैं। ये आपका हो गया लूप ऑफ हेनले, ये आपका हो गया बेटा लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको बता रखा है कि ये है बेटा डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले और ये क्या बेटा असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना। देखो बच्चे जो डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले है आपकी एनसीईआरटी कहती है कि बड़ी प्यारी लाइन लिखी है, बोलती है कि डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमिएबल फॉर वाटर, परमिएबल फॉर वाटर, परमिएबल फॉर वाटर, बट नियरली शब्द क्या है? बट नियरली इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट। क्या बोला बेटा? बट नियरली इम्परमिएबल फॉर सॉल्ट। इसका मतलब समझे कि बेटा जो यहाँ पर फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, जिस तरह से नीचे फिल्ट्रेट बढ़ता जाएगा इसमें से वाटर बाहर, वाटर बाहर, वाटर बाहर, वाटर बाहर। आप बताओ यहाँ तक आते आते जो हमारा सॉल्यूशन था या फिर जो हमारा फिल्ट्रेट था कंसंट्रेटेड होता जाएगा या फिर डाइल्यूट होता जाएगा। अरे आप खुद सोचो, किसी सॉल्यूशन में से आप वाटर निकाल लोगे तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो गाढ़ा नहीं हो जाएगा, मतलब ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो नीचे की तरफ जब जाता है हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर हाईएस्ट होता है हाइपरटोनिक कंडीशन। कैसा होता है बेटा? हाइपरटोनिक कंडीशन। ये क्वेश्चन एम्स में आया हुआ था कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे हमारा जो सॉल्यूट है सॉल्यूशन है वो कैसा होता जाता है बेटा? हाइपरटोनिक कंडीशन। जिस तरह से असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले से हमारा कंटेंट ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, जो फिल्ट्रेट बढ़ता जाता है, तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमिएबल फॉर सॉल्ट, मैं सॉल्ट लिख देता हूं, परमिएबल फॉर सॉल्ट, परमिएबल फॉर सॉल्ट, बट नियरली इम्परमिएबल फॉर वाटर। सर क्या मतलब? बेटा जो डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ये किसके लिए परमिएबल है? वाटर के लिए तो परमिएबल है लेकिन सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल है। इसका उल्टा इधर जो असेंडिंग लिंब है ये सॉल्ट के लिए परमिएबल है लेकिन वाटर के लिए क्या है बेटा? इम्परमिएबल है। क्या बेटा? इम्परमिएबल है।
अब देखो, अब आप बताओ, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, ये जो हाइपोटोनिक हम बात कर रहे हैं ना, ये कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं। कैसे बेटा? कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं। इस वाले पोर्शन, इस वाले रीजन पर और इस वाले रीजन का कंपैरेटिवली बात चल रही है। ओके, ज्यादा दिमाग लगा के क्वेश्चन गलत मत कर देना। अब आप बताओ, जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं असेंडिंग में सॉल्ट बाहर आता जा रहा है। अब किसी चीज में से आप सॉल्ट निकालोगे, बताओ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, हाइपोटोनिक, दैट इज हाइपोटोनिक हो जाएगा। कैसे ऊपर आने का बेटा? हाइपोटोनिक, दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन। याद करो, मैंने आपको बताया कि जो हमारा लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले है, वो ज्यादातर पार्ट कौन से वाले रीजन में है बेटा? मेडुला। कहां है? मेडुला, है ना बेटा? इसीलिए आपको बताया जाता है कि डीप मेडुला में सबसे ज्यादा ऑस्मोलैरिटी होती है, दैट इज 1200 मिलीमोल ऑस्मोलैरिटी प्रति लीटर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? 1200 मिलीमोल ऑस्मोलैरिटी प्रति लीटर। संभाल लोगे इसको? बहुत शानदार। अब इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं एक बार। रीअब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज मिनिमम। लो भैया, लूप ऑफ हेनले, मैंने क्या बोला कि सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है? पीसीटी में, देन डीसीटी में, कंडीशनल, लेकिन यहां पर सबसे कम हो रहा है। हाउएवर दिस रीजन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडिकली गैसियस फ्लूइड। वो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, यहां से रीअब्जॉर्प्शन कम से कम हो गया, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में। कौन? लूप ऑफ हेनले। द डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो लाइन मैंने बताई, क्या बताई बेटा? डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमेबल फॉर वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू द क्लाइस। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन। वो कहना जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो, आपका जो फिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेट होता जा रहा है, मतलब हाइपरटोनिक होता जा रहा है। अब इसके बाद द असेंडिंग लिंब इज इम्परमेबल टू वाटर, पानी बाहर नहीं आ रहा, बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली या पैसिवली। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, सॉल्ट तो बाहर आना होगा, जब ज्यादा है तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ जाओ, जब कम हो गए तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है ना बेटा? द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इट गेट डाइल्यूटेड। मतलब जैसे जैसे आपका जो फिल्ट्रेट है ऊपर की तरफ जाएगा, कैसा होता जाएगा बेटा? डाइल्यूटेड होता जाएगा। passes to of electrolyte to the medullary fluid, passes to electrolyte to the medullary fluid। यहां तक क्लियर है? बता दो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो हमारी नेफ्रॉन है उसका लास्ट पार्ट जिसका नाम है डीसीटी। क्या बेटा? डीसीटी। मैंने आपको बताया था कि जो आपका डीसीटी है यहां से होता है प्यारे बच्चों कंडीशनल रिएक्शन। क्या था बेटा? कंडीशनल रिएक्शन। सर किन चीजों का? सोडियम आयन वाटर। सिंपल भाई, ज्यादातर पीसीटी में कर लिया था, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं डीसीटी से भी करवा सकता हूं। ठीक है ना? डीसीटी इज आल्सो कैपेबल ऑफ रिएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। वो कह रहा ठीक है, मेन चीजों का होता है, लेकिन डीसीटी के पास ये क्षमता है कि बाइकार्बोनेट का भी रिएब्जॉर्प्शन करवा ले। एंड सेलेक्टिव सेक्रेशन, याद करो ये फॉर्मेशन की थर्ड स्टेज को क्या बोला था, है ना? तो सेक्रेशन भी हो जाता है। इन चीजों का बेटा हाइड्रोजन एंड पोटेशियम। ये इंपॉर्टेंट बात है, नीट में कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं कि किन चीजों का रिएब्जॉर्प्शन हुआ है और किन चीजों का सेक्रेशन हुआ है। बेटा क्लियर कट होना चाहिए, संभाल लोगे। एंड अमोनिया टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस। भाई आयंस का बैलेंस तो हमको ही करना है, तो कोई नई बात तो नहीं है। ठीक है, एक बच्ची हमारे पास जिसका नाम है बेटा कलेक्टिंग डक्ट। दिस लॉन्ग डक्ट एक्शन कलेक्टिंग याद आ रही है ना? कलेक्टिंग याद आ रही है बच्चों? डीसीटी लूप ऑफ एलिमेंट, डीसीटी लूप ऑफ एलिमेंट, ये लॉन्ग में लंबी क्या थी बेटा? ये कलेक्टिंग डक्ट, इसकी बात चल रही है। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। याद करो बेटा, मैंने इस तरह से लाइन खींची थी, लाइन मारी थी, ये मारी थी। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? कॉर्टेक्स। नीचे वाला बेटा मेडुला। याद आया? इसी बात चल रही है। कहां से कहां तक? कॉर्टेक्स से मेडुला तक, इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ
फ्रॉम दिस पोजीशन टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड एलिमेंट। वो कह रहा है अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इस कलेक्टिंग डक्ट से लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्सॉर्ब करवा सकते हैं। दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया टू द मेंटरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू कीप द ऑस्मोलैरिटी। सर इसका मतलब बताओ क्या है? वासना करो इधर देखो। वो ये कह रहे हैं, चलो आगे ये डायग्राम को उसमें लिखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो कलेक्टिंग डक्ट है बेटा, जो कलेक्टिंग डक्ट है इससे स्मॉल अमाउंट में हम यूरिया भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा? यूरिया बाहर निकाल लेते हैं। सर ये क्या बात है, हम यूरिया को ही बाहर निकालना चाहते हैं बॉडी से और आपने फिर से यूरिया निकाल लिया कलेक्टिंग डक्ट से। ये तो सारा का सारा यूरिन के साथ बाहर लेना चाहिए था। मेरे प्यारे बच्चों, आपको कितनी बार बताया है कि जो यूरिया है हमारे जब एक्सेस अमाउंट में होता है हमारी बॉडी के लिए तब हार्मफुल है, लेकिन मैंने ये भी बताया कि किडनी जो है कुछ यूरिया को अपने पास एक्युमुलेट करके रखती है क्योंकि वो मेंटेन करना चाहती है अपनी ऑस्मोलैरिटी। दैट्स व्हाई स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट इनटू द, जो बीच में फ्लूइड भरा हुआ है बेटा, हवा में थोड़ी तैर रहा है, इनके बीच फ्लूइड भरा है, तो जो फ्लूइड भरा है उसको बोला है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फिर से यूरिया आ गई ताकि बेटा हमारे डीप पार्ट मतलब मिडला पार्ट में जो ऑस्मोलैरिटी है वो मेंटेन रह जाए। कितनी? 1200 मिलीमोल ऑस्मोलैरिटी प्रति लीटर। समझ लो भाई। और कलेक्टिंग डक्ट से मैंने बोला कि हम ज्यादा यूरिन को कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो वाटर का भी एब्जॉर्प्शन यहाँ से करवा सकते हैं। चलो ठीक है भैया। ध्यान रखना डिसेंडिंग लिंब ऑफ लिम्फोफिल परमेबल फॉर वाटर, नियरली इम्परमेबल फॉर सॉल्ट, और असेंडिंग लिंब ऑफ लिम्फोफिल परमेबल फॉर सॉल्ट एंड नियरली इम्परमेबल फॉर वाटर। क्लियर? अच्छा ये लाइन हो गई थी।